गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 12th में सब्जेक्ट मैथ में हमने चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स मतलब अवयव। और मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन है अपने ऑपरेशन में जोड़ बाकी योग अंतर ये हो चुके अपने। अब चल रहे हैं आपके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में भी कौन सा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल अपने कर लिया था और देखते हैं ए और भी आपको गिवन है। अगर आपको गुणा करना हो ए बी का, यहाँ पे गुणा करना है ए बी का, तो देखते हैं क्या गुणा हो पा रहा है। ए का क्रम है 2/3, बी का क्रम है 3/2। क्या गुणा हो पा रहा है यहाँ पे? यहाँ देखें ए में स्तंभों की संख्या 3 है, बी में पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यहाँ गुणा कर सकते हो आप। ठीक है, ए बी के लिए देखें पहले बात करें, फिर बी ए के लिए बात करेंगे। -1 0 2 4 5 1। हाँ आगे देखते हैं 0 3 -1 2 4 और 3। ठीक है, ए को मैंने आगे लिख लिया, बी को पीछे लिख लिया। आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। फिर आपका जो विधि है गुणा की वो है RC, पंक्ति इंटू स्तंभ, रो इंटू कॉलम। पंक्ति गुणा स्तंभ, इसकी मैंने पंक्ति ले ली है फर्स्ट, ये दूसरी दो पंक्तियां थी, इसके स्तंभ लेने हैं। फर्स्ट स्तंभ ले लिया है, ये दूसरा स्तंभ ले लिया। ठीक है, ये R1 है आपकी, R2। आगे वाली मैट्रिक्स में पंक्तियां लेनी है, बाद वाले के स्तंभ लेने हैं C1 और C2। ठीक है, अब आपको गुणा किस तरीके से करना है, पंक्ति के अवयवों को स्तंभों से के अवयवों से गुणा करते हुए उनको प्लस करके लिखना। -1 को गुणा किया मैंने 0 से, प्लस फिर 0 को गुणा किया -1 से, प्लस 2 को गुणा किया मैंने 4 से। ठीक है, आगे चले हम, ये वाली स्तंभ आपका कंप्लीट है। अगले स्तंभ में चलेंगे तो यहाँ नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पंक्ति चेंज हो जाएगी। अगले स्तंभ पे चलें, -1 का गुणा किया 3 से, प्लस 0 का गुणा किया 2 से, प्लस 2 का गुणा किया 3 से। हाँ, अब यहाँ पे स्तंभ कंप्लीट हो चुके हैं, आगे कोई स्तंभ नहीं है, तो अगली पंक्ति पे चलेंगे तो यहाँ भी नीचे ही लिखेंगे 4 का गुणा दूसरी पंक्ति से फर्स्ट स्तंभ का गुणा। और ये जगह भी आप देख सकते हो कि दूसरी तो पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ है, तो 4 का गुणा 0 से, प्लस 5 का गुणा -1 से, प्लस 1 का गुणा 4 से। आगे चले हम, 4 का गुणा 3 से, प्लस 5 का गुणा 2 से, प्लस 1 का गुणा 3 से। ठीक है, इसको हल कर लें। ए बी यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 0 0 और ये 8 मिला आपको। ठीक है, ये आपका 0 हो चुका है, ये आपका 6 और माइनस के 3, ये 3 मिल रहा है। ये 0 हो चुका है, 4 और माइनस के 5, -1 मिला। इस तरीके से 12 और 10 22 और 3 25। ये आपके आंसर आ चुका है 2/2 का। क्या आपके 2/2 का ही आंसर आना चाहिए था? आप देख सकते हो कि ये 2/3 है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 बच रहे हैं। इस तरीके से आप ए बी फाइंड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आगे, बी का ए से गुणा करें तो क्या बी का ए से गुणा पॉसिबल है? बी में स्तंभ 2 हैं, ए में पंक्तियां 2 हैं, तो गुणा हो सकता है। तो बी का ए से आप गुणा करें। बी को मैंने आगे लिख दिया 0 3 -1 2 4 और 3। ए को पीछे लिख दिया -1 0 2 4 5 1। इसकी पंक्तियां लेनी है, ये फर्स्ट पंक्ति ले ली है मैंने, दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इसके स्तंभ लेने हैं, फर्स्ट स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ठीक है, बी का ए से गुणा, 0 का गुणा करूंगा मैं -1 से तो 0 मिला, 3 का गुणा करोगे 4 से तो 12 मिला। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पंक्ति से फर्स्ट स्तंभ गुणा करके लिख दिया है। अब आगे देखें, दूसरे स्तंभ से गुणा करें हम। ये आपका R1 है, R2 R3, इसी तरीके से ये C1 C2 और C3। अब फर्स्ट पंक्ति से दूसरी स्तंभ गुणा करेंगे, 0 इंटू 0 आपका 0, प्लस 3 इंटू 5 15। आगे चलिए, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3। -1 को -1 से गुणा करोगे तो 1, प्लस 2 इंटू 4 8। इस तरीके से 0 प्लस 5 इंटू 2 10। इस तरीके से -2
प्लस में 2। ठीक है, आपके दूसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों का गुणा हो चुका है। तीसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों का करेंगे फर्स्ट के 4 इंटू -1 माइनस के 4 प्लस 3 इंटू 4 12। आगे 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 5 15। 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 1 3। हाँ, बी का ऐसे इसको हल कर ले, यही आपका आंसर है। 12 15 3 9 10, ये 0 हो चुका है। यहाँ 8 बचेगा, 15 और 11। ये आंसर आ चुका है आपके पास। 3/3 का वैसे भी ये आना चाहिए था। इसका क्रम है 3/2, इसका है 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3/3 बच रहा है। इस तरीके से अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो उनका गुणा करना है, अगर गुणा हो पा रहा है तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर गुणा नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको गुणा करना है। हाँ, और देखते हैं आगे एग्जाम्पल। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास 2 3 4। ठीक है, अब आप फाइंड करें यहाँ पे ए बी। ए का क्रम है 1/3। आप देख सकते हो कि एक पंक्ति 3, ये है 3/1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 1/1 की मिलने वाली है। मैंने ए को आगे लिख दिया 1 2 3, बी को पीछे लिख दें आप 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वाली में पंक्ति लेनी है, यहाँ एक ही पंक्ति है। बाद वाले में स्तंभ लेने हैं, यहाँ पे एक ही स्तंभ है। गुणा करके लिख दें आप। एक का गुणा किया आपने 2 से 2 प्लस 2 का गुणा अगले अवयव से अगले अवयव का 3 से 6 प्लस 3 का गुणा 4 से 12। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कोई स्तंभ नहीं है इसलिए आगे नहीं लिखेंगे कुछ, नीचे कोई पंक्ति नहीं है इसलिए नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे। इसको आप प्लस कर दो 20। ठीक है, ये मिला आपको ए का बी से गुणा। इसका क्रम है 1/1। क्या 1/1 आना चाहिए था? 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप गुणा करें बी का ए से। बी को मैंने आगे लिख दिया 2 3 4। ए को मैंने पीछे लिख दिया 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ भी आगे वाले में पंक्तियां लेनी है। ये R1 है आपकी, ये दूसरी पंक्ति है। हाँ, एक एक अवयव है तो कोई दिक्कत नहीं है। R3 में इस तरीके से स्तंभ है C1 C2 C3। बी का ऐसे गुणा करें आप। फर्स्ट पंक्ति से फर्स्ट स्तंभ को मैंने गुणा किया तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2। अब आगे यहाँ पे इस पंक्ति में कोई अवयव नहीं है, ना स्तंभ में है। अगर और कुछ होता तो उसको गुणा करके प्लस करके लिख देते, लेकिन कुछ नहीं है तो यही दूसरे स्तंभ पे चले हम। तो यहाँ अगली जगह लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे प्लस करके, क्योंकि आप R1 का C2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे स्तंभ चेंज कर लिया है तो अगली जगह लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। इस तरीके से 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 9, 4 इंटू 1 4, 8 और 12। ठीक है, ये आपके 3/3 के 3/3 आना चाहिए था, ये 3/1 है, ये 1/3 है। 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से आपको गुणा करना है, दो मैट्रिक्स का गुणा इस तरीके से करना है। जैसे आपके इसी गुणा पर आधारित एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। यदि f(x) बराबर क्वेश्चन में गिवन है आपके cos x sin x 0, sin x माइनस में cos x 0 0 0 1। ये बुक का क्वेश्चन है। हो तो सिद्ध कीजिए एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके दो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट सूत्र तो क्या होता है आपके पास कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है आपके पास साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और दूसरा सूत्र होता है कोस ए प्लस बी। इसकी भी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, जो होता है आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो सूत्र होते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको जो सिद्ध करना है उसमें एक तो है आपके पास एफ ए, एक तो है जरूरत है आपको एफ ए। एफ ए कैसे निकालेंगे? एफ एक्स से तो यहाँ पे एक्स आ रहा है फलन में, ठीक है। अगर एफ ए निकालना है तो एक्स की जगह ए पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1। इसी तरीके से दूसरी जरूरत है आपको एफ बी की, तो एफ बी फाइंड करने के लिए एक्स की जगह बी पुट कर दें, कोस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कोस बी 0 और 0 0 1। इस तरीके से अगली जरूरत है आपको एफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी आप फाइंड करने के लिए जैसे आप एफ ए फाइंड किया तो एक्स की जगह ए पुट किया, एफ बी फाइंड किया तो एक्स की जगह बी पुट किया, तो इसी तरीके से एफ ए प्लस बी फाइंड करने के लिए आप क्या करें, एक्स की जगह ए प्लस बी पुट कर दें, मतलब कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 0 माइनस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 और 0 0 1, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी। एफ ए की वैल्यू पुट करूं, कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1। नेक्स्ट वैल्यू में पुट करता हूँ एफ बी मल्टीप्लाई ये दोनों के बीच, कोस बी साइन बी 0 माइनस के साइन बी कोस बी 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करना है, तो गुणा करने का वही तरह का है, आगे वाले में पंक्ति लेनी है, बाद वाले में स्तंभ लेने हैं, ठीक है। ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, 3/3 ये भी 3/3 है। इसमें स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, इसलिए आप गुणा कर सकते हो। अब गुणा करने के बाद क्या आता है देखते हैं। इसको गुणा करना है, इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभ से। कोस ए का गुणा होगा कोस बी से, कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू माइनस साइन बी, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन ए साइन बी, प्लस इसका इससे करोगे तो 0, ठीक है। आगे चलें, कोस ए साइन बी, ये प्लस 0 होगा इसलिए मैंने प्लस करके नहीं लिखा है, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे गुणा करेंगे, इसका इससे करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 0 ही मिलेगा आपको फाइनल। आगे देखते हैं माइनस साइन ए कोस बी, तो माइनस साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। इस तरीके से वही तरीका है आपके गुणा करने का, कुछ अलग नहीं है। माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, प्लस में 0 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इससे करो आप 0 प्लस 0 और प्लस 0, फाइनल 0 मिला आपको। इस तरीके से 0, इसका इससे गुणा करोगे आप, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 होगा, यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 होगा, लेकिन फाइनल में 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसलिए यहाँ 0 नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये आपका सूत्र बन चुका है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
यहाँ देखें आप कोस ए प्लस बी, ये सूत्र बना है आपके पास कोस ए प्लस बी। इस तरीके से यहाँ देखें साइन ए कोस बी, ये उल्टा सीधा कर सकते हो आप, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बना है आपके पास साइन ए प्लस बी 0। इस तरीके से यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सूत्र बनेगा आपके साइन ए प्लस बी का, आप देख सकते हो उधर लिखा हुआ है सूत्र, ये फॉर्मूला। यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, यहाँ पे 0, इधर से देखें 0 0 1। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये क्या बना है आपके पास एफ ए प्लस बी, जो ही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो दो मैट्रिक्स का गुणा। अब आपने मैट्रिक्स के टाइप देखे हैं, अब मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, वो होते हैं आपके ट्रांसपोज पर आधारित, मैट्रिक्स के परिवर्त पर आधारित। ठीक है, तो पहले परिवर्त के लिए बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की और हो सकती है, सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। परिवर्त, आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ देखो, किसको बोलेंगे परिवर्त, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकालेंगे, किसी आव्यूह बोले या मैट्रिक्स बोले, बात एक ही है, आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ बनाने पर प्राप्त आव्यूह को उस आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे या तो ए डैश से लिखोगे आप, मतलब ए के लिए जो परिवर्त होगी उसको ए डैश, बी के लिए बी डैश होगी, ए डैश या ए ट्रांसपोज से लिखा जाता है, से लिखा जाता है। ठीक है, हाँ जैसे आपके पास एग्जांपल है, ए है आपके पास -1 0 2 4 5 9। ठीक है, ये आपकी क्रम थी, इसका 2/3 ये क्रम है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज निकालने के लिए पंक्तियों के जो अवयव हैं उनको स्तंभ बना दो। ठीक है, पंक्ति में अभी कौन कौन से अवयव हैं, ये R1 है आपके पास और ये R2 है। R1 में जो है इनको स्तंभ बना दो, -1 0 2 4 5 9। ठीक है, अब इसका क्रम हो चुका है 3/2। तो एक तो परिवर्त बनाने पर उसका क्रम उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यदि ए का क्रम m/n हो तो ए डैश का क्रम n/m होगा, क्रम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम उल्टा हो जाता है, तो आपने क्या किया, पंक्तियों के जो अवयव हैं इनको स्तंभ बना दो, या फिर स्तंभ के जो अवयव हैं, यहाँ पे स्तंभ के अवयव हैं -1 4, इनको पंक्ति में बना दिया आपने, 0 5 ये पंक्ति में बना दिया, 2 9 को पंक्ति में बना दिया। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक काम करना है, या तो पंक्तियों को स्तंभ बनाना है या फिर स्तंभों को पंक्ति बनानी है। तो इस तरीके से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, इस वाले मैट्रिक्स को बोलेंगे इसका परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज। और देखते हैं एग्जांपल, ए इक्वल टू है या फिर बी लिख लें हम -1 0 4। ठीक है, तो बी डैश होगा आपके पास, पंक्ति को स्तंभ बना दे -1 0 4। ठीक है, इस तरीके से पंक्ति को स्तंभ बनाने पर जो मैट्रिक्स आपको मिलती है उस मैट्रिक्स को
उसका परिवर्त बोला जाता है। हाँ, अब आगे देखते हैं इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके गुणधर्म क्या क्या हैं? फर्स्ट है आपका एक आप डैश करें और फिर से डैश करें, वो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ए इक्वल टू -1 0 4 9, इसका डैश आप करोगे तो कितना होगा? ये वाली पंक्ति थी, इसको स्तंभ बना दिया मैंने, -1 0 4 और 9। ठीक है, और याद रहे ये दोनों आपके अलग अलग मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, दोनों समान नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब इसका फिर से डैश लें, ए डैश का फिर से डैश करें, तो यहाँ पे जो पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, -1 4 0 और 9। आप देख सकते हो कि ये दोनों आपके एक जैसी हैं, तो ऐसा हर जगह होगा। तो किसी मैट्रिक्स का डैश और फिर से डैश करें, परिवर्त का परिवर्त हम उसी के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास। हाँ, दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर आप किसी संख्या से मैट्रिक्स को गुणा करके डैश निकालें, या फिर पहले क्या करें आप डैश निकाल लें फिर गुणा कर लें। ठीक है, ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे। कोई भी संख्या है, पहले उससे मैट्रिक्स का गुणा करें और बाद में डैश निकालें, या फिर पहले मैट्रिक्स का डैश निकाल लें बाद में गुणा कर लें, दोनों इक्वल होंगे। तीसरा गुणधर्म क्या है कि दो मैट्रिक्स है आपके पास ए प्लस बी, इनको पहले जोड़ लें फिर डैश निकालें, या फिर घटा भी सकते हैं, और या फिर पहले क्या करें इन दोनों का डैश अलग अलग निकाल लें फिर जोड़ें या घटाएं, तो ये भी इक्वल होता है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास कि अगर दो मैट्रिक्स का गुणा है उसका डैश है, तो ये उल्टा ओपन होगा, ए डैश बी डैश नहीं होके आपके बी डैश ए डैश होगा। ठीक है, अगर आपके पास 4 भी हैं 3 भी हैं, कितनी भी मैट्रिक्स हैं, हमेशा ये उल्टा ही ओपन होगा, डी डैश सी डैश बी डैश और ए डैश। ठीक है, ये थोड़े से गुणधर्म होते हैं आपके पास। यहाँ पे फर्स्ट का क्या मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के डैश का डैश वापस वही मैट्रिक्स होती है, किसी संख्या से गुणा करके डैश करें, या फिर पहले एक डैश निकाल लें, परिवर्त निकाल के गुणा करके इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स को जोड़ के डैश करें, या फिर दोनों को पहले अलग अलग डैश करके जोड़ें, आंसर एक जैसा होगा। और गुणा में उल्टा ओपन होता है, ए बी का डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो परिवर्त पर आधारित, अब इसी पर आधारित ए डैश पर आधारित आपके मैट्रिक्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो सममित होती है और दूसरी विषम सममित होती है। आगे बात करते हैं। आपने देखा कि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं, मतलब परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पर आधारित दो तरह की आपकी मैट्रिक्स होती है, एक तो होती है सममित आव्यूह, दूसरी होती है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, दो तरह की आपके पास मैट्रिक्स होती है। किसको बोलेंगे? सबसे पहले सममित, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका परिवर्त उसी के बराबर हो, अर्थात ए डैश इक्वल टू ए हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे -1 5 5 और 7। ठीक है, या फिर और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बी इक्वल टू 0 -1 4 -1 7 9 10 4 और 9। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे कि ए डैश आप करते हो तो क्या करें, पंक्तियों को स्तंभ बना दे। ये वाली पंक्ति थी, इसको मैंने स्तंभ बना दिया, -1 5, और इस वाली पंक्ति की स्तंभ बना दे 5 और 7। आप यहाँ देखोगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ए और आपका ए डैश दोनों इक्वल हैं। आप देख सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं। इस तरीके से इसमें देखें, बी डैश अगर आप निकालें तो पंक्ति को स्तंभ बना दो। फर्स्ट पंक्ति में है 0 -1 और 4, दूसरी पंक्ति में है -1 7 और 9, तीसरी पंक्ति में है 4 9 और 10। यहाँ भी आप देखोगे कि दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ रही है, बी डैश इक्वल टू किसके आ रहा है, बी के इक्वल, दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स अगर जिसका आप ट्रांसपोज लें और उसी के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सममित आव्यूह, सममित मैट्रिक्स। सममित क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। मुख्य विकर्ण के इधर भी 5 है तो इधर 5 है, ये मुख्य विकर्ण है। इधर देखें आप -1 है तो यहाँ -1 है, 4 है तो 4 है, 9 है तो
नो है, इसलिए इसको सममित बोला जाता है। और इसके लिए आपकी जरूरी है कि ये मैट्रिक्स आपकी वर्ग होना चाहिए। अगर ये वर्ग नहीं है तो वो कभी भी सममित अवयव नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब जब आप इसका डैश करोगे तो क्रम उल्टा हो जाएगा। ये 3/3 थी, अब भी 3/3 मिल रही है, क्रम अगर उल्टा हो जाएगा 2/3 या कुछ भी है तो 3/2 वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए आपके वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो सममित के लिए अगर उसका डैश निकाले उसके बराबर आ जाए तो उसको सममित बोलोगे। दूसरी बात करें विषम सममित, विषम सममित के लिए जैसे a इक्वल टू 0, 5, -5 और 0। इधर एग्जाम्पल देखते हैं, b इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है आपके पास 0, -1, 4, 1, 0, 7, यहाँ पे 0, -7 और -4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए डैश निकाल रहा हूँ, तो ए डैश निकालोगे तो आप पंक्ति को स्तंभ में बना दें, 0, 5 और -5 और 0। ये पंक्ति थी, इसको मैंने स्तंभ बना दिया। अभी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अगर जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 0, 5, -5 और 0, माइनस कॉमन लिया तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे ए डैश जो है वो आपको -1 के इक्वल मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप बी का डैश निकालोगे, पंक्ति को स्तंभ बना दें, 0, -1 और 4, यहाँ पे 107 है, ये बना दिया मैंने 107, यहाँ पे -4, -7 और 0। आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन बी माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों इक्वल हो जाएगी, तो बी डैश इक्वल टू माइनस के बी। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पे अगर उसका डैश उसी के बराबर है तो उसको बोलोगे आप सममित। अगर उसका डैश उसके बराबर नहीं है और उसके माइनस के बराबर है तो उसको बोलोगे आप विषम सममित। अगर दोनों ही नहीं है, यहाँ पे ये भी सममित है, ये भी सममित है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, यहाँ पे ये भी विषम सममित है, ये भी विषम सममित है, ये सारी जितनी भी आपको दिख रही है सारी विषम सममित है। ऐसा नहीं कि यही होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है, और अगर ऐसा है कि दोनों इक्वल नहीं हो, जैसे यहाँ पे ए मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, अगर आप इसका डैश निकालोगे वो भी इसके बराबर नहीं आएगा और ना ही इसके माइनस के बराबर नहीं आएगा, ना तो ये सममित है और ना ही विषम सममित है। ठीक है, तो अगर आप किसी का डैश निकालो उसके बराबर आता है तो उसको बोलोगे आप सममित हैं। अगर उसके बराबर नहीं आके उसके माइनस के बराबर आता है तो विषम सममित है। अब दूसरी चीज, विषम सममित में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होना जरूरी है। आप देख सकते हो कि यहाँ 0 आ रहे हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, और ये हमेशा वर्ग मैट्रिक्स में ही होगा दोनों। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं है तो वो कभी भी विषम सममित नहीं होगी। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हैं तो विषम सममित हो सकती है। फिर उसके लिए आप चेक कैसे करोगे, ये वाली कंडीशन है आपके पास, उसका डैश निकालो, अगर उसके माइनस के इक्वल आता है तो विषम सममित है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा नहीं कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है तो विषम सममित होगी। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं 0, 0, 1 और 2, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है लेकिन ये विषम सममित नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना है। तो अगर मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होना जरूरी है विषम सममित के लिए, अगर नहीं है तो वो कभी भी विषम सममित नहीं होगी। अगर है मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है तो विषम सममित हो सकती है, उसके लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो तरीके की मैट्रिक्स होती है, सममित और विषम सममित। अब आगे बात करते हैं। हाँ, किसी वर्ग अवयव ए के लिए और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी वर्ग अवयव ए के लिए फर्स्ट चीज तो क्या होती है आपके पास, ए प्लस ए डैश हमेशा सममित होती है, हमेशा सममित होती है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में, कोई भी दुनिया की कोई सी भी मैट्रिक्स हो, लेकिन शर्त है कि वो कौन सी होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर उसमें उसका डैश आप प्लस कर दे तो हमेशा सममित मिलेगा। सेकंड रिजल्ट है आपके पास ए माइनस ए डैश आपका हमेशा
विषम सममित आव्यूह होती है। ये सम्मित होगी हमेशा, a प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सम्मित होगी। जैसे आप एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो आपकी वर्ग होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ले दिया 1 2 -1 3 4 7 -3 -5 और 0। ठीक है, मैं यहाँ पे डैश निकालूं, ए डैश कितना होगा, पंक्तियों को स्तंभ बना दो। ये वाली पंक्ति थी, इसको मैंने स्तंभ बना दिया। 1 2 -1 3 4 7 और -3 -5 और 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a प्लस ए डैश, ए में ए डैश आप प्लस करें, एक और एक आप प्लस करोगे तो 2 मिलेगा, 2 और 3 प्लस करोगे तो 5 मिलेगा, -1 और -3 करोगे तो -4, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 7 -5 2 मिला, -3 -1 -4, -5 + 7 आपको 2 मिला, 0 + 0 0 मिला। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, इसका आप डैश निकालोगे तो भी इसी के बराबर आएगा। आप सीधा भी चेक कर सकते हो कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष 5 की जगह 5 है, -4 की जगह 4 है, 2 की जगह 2 है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष से सममित है, तो ये कौन सी मिली आपको, सममित है। ऐसा हर जगह होगा, हर क्वेश्चन में होगा, ए में ए डैश प्लस करें हमेशा ही सममित होगा। अब आप करते हो a माइनस ए डैश, ए में से इसमें से माइनस करें 0, 2 -3 करोगे -1, -1 + 3 करोगे तो 2 मिला आपको, 3 - 2 करोगे तो 1, यहाँ पे 0, 7 ये 12 हो चुका है, 3 ये माइनस के 2 मिला, -5 -7 माइनस के 12 और ये 0। ठीक है, यहाँ भी आप क्या करोगे, इसका डैश निकालोगे तो इसके माइनस की इक्वल आएगी। आप करके देख सकते हो, सीधा आप चेक कर सकते हो कि मुख्य विकर्ण के हुए 0 है, चिन्ह उल्टे सीधे आने चाहिए आपके पास, उल्टे सीधे आ रहे हैं तो ये कौन सी है आपके पास, विषम सममित। ऐसा हर जगह होगा, दुनिया की कोई सी भी वर्ग मैट्रिक्स हो, a प्लस ए डैश हमेशा सममित होता है और a माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित होता है। लेकिन याद रहे कि जो मैट्रिक्स हो वो आपकी वर्ग ही होनी चाहिए।